नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। और चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस। और शुरू करने से पहले स्टार्ट करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल से। तो आज का जो स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल है ये हमें सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बता रहा है कि कैसे हम एक बैलेंस्ड ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगी सस्टेनेबल ग्रोथ उसके क्या ड्रॉबैक होंगे। ठीक है, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलना है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात की गई है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं। ठीक है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो ये सब कुछ आता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उन्हीं से गोल्ड निकलता है। ठीक है, उन्हीं से चांदी, उन्हीं से जिस तरह की भी धातु हम लेना चाहते हैं सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमें मिलता है। ठीक है, जो चीज़ भी हमारे घर में एज ए डेली गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एज ए कैपिटल गुड पड़ी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज से ही आई हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि ह्यूमन बीइंग अपने सेल्फिशनेस के लिए, ठीक है, जो है नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं ले रहा। ठीक है, जितनी ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करी जा रहा है। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है कि अगर हम अपने आप को इस चीज़ के ऊपर फोकस करके नहीं चलेंगे, इस चीज़ को सही नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ लें, ठीक है, तब फिर जो नेचर है उसका भी कोई एक सहन शक्ति है। ठीक है, जहाँ तक वो सहन कर सकती है करती है। जब वो उसका भी जो ज्वाला फूटता है, ठीक है, जब वो अपनी कैपेसिटी से बाहर हो जाती है नेचर, तो अपना रंग दिखाती है। ठीक है, आगे बात की गई है कि कैसे रंग दिखाती है। ठीक है, तो दो तरह से जो है हमारे ऊपर जो है दबाव बना सकती है नेचर। ठीक है, हमारे ऊपर हमला करती है, एक्सटर्नल फैक्टर और जो इंटरनल फैक्टर है उन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पर बात की गई है एक्सटर्नल और इंटरनल कैलामिटीज़ के बारे में। तो एक्सटर्नल कैलामिटीज़ में जो इवेंट्स हैं उसमें अर्थक्वेक्स की बात की गई है, फ्लड्स आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, ठीक है, आग लग जाती है। तो अभी रिसेंटली कल आपने दुबई में देखा होगा एक मॉल में काफ़ी भीषण आग लगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये इसमें ह्यूमन फॉल्ट भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रीज़न जो है बदलता हुआ एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो उसके दोषी भी हम खुद ही हैं। ठीक है, तो उल्टा रिजल्ट भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। कर्म चाहे हम जैसा भी करें, चाहे जिसके भी खिलाफ करें, उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो नेचर है, चाहे वो आम दूसरा कोई ह्यूमन बीइंग है। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है, ठीक है, बर्फीले तूफान आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। नॉर्मली पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है जब भी तेज़ बारिश होती है। ठीक है, तो जहाँ जो किनारे, दरिया के किनारे जो घर बने होते हैं वो कई बार गिर के दरिया में चले जाते हैं। तो उत्तराखंड में कुछ साल पहले बहुत बड़े लेवल पर ऐसी लैंडस्लाइड हुई थी, तो बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर जो इंटरनल ट्रबल्स हैं वहाँ पर बात की गई है डिप्रेशन के बारे में, ठीक है, बीमारियों के बारे में। ठीक है, तो ये सब जो है हमारी जो कैपेबिलिटी है उससे बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ना सुबह सुबह, इसका रीज़न यही है कि इन सभी बुराइयों से हम बचें। ठीक है, तो कोशिश करें कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई अगर साफ जगह आपको दिखती है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई आप पेड़ लगा सकते हो जहाँ पर कि आने वाले समय में जिसकी छाँव का जो आनंद लोग मान सके। ठीक है, और आपको दुआएं दें। ठीक है, और एनवायरनमेंट भी आपको जो है प्रोटेक्ट करके चलेगी कि आप एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हो। तो जैसे इंटरनल कैलामिटीज़ की यहाँ पर बात की गई है, तो इसको भी हम कंट्रोल करके चल सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जो हमारी डेली लाइफ की रूटीन्स हैं, ठीक है, उनको सही करें। ठीक है, सुबह 4 बजे उठें। ठीक है, 4 बजे उठ के, ठीक है, परमात्मा का नाम जपें। उसके बाद अपनी पूरी रूटीन तैयार करें कि पूरे दिन में क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो आप एक्टिव रहोगे। ठीक है, दूसरा कोई भी ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में नहीं जाओगे। ठीक है, जब भी इंसान ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में जाता है तब उसको डिप्रेशन जैसी और भी जो मेंटल लेवल की जो बीमारियां होती हैं तब उसे वो ऐसी बीमारियां जकड़ती हैं। ओके, तो अब हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज रोज़ करो। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ी सी सैर वगैरह रोज़ करो, जो कि हमारी बॉडी के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होगी। तो नेचर, अगर हमने ये अलग अलग कैलामिटीज़, एक्सटर्नल कैलामिटीज़ रोकनी है तो हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रख के चलना होगा। अपने आसपास के जो भी हमारी कॉलोनी है, कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ हर घर में
जो टेरिस गार्डन्स हैं, ठीक है, वो बनाए जाए। ठीक है, आजकल तो शहरों में जो है ओपन स्पेस बहुत कम देखने को मिलती है, तो घर में ही अपने जो है टेरिस गार्डन्स का निर्माण करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूल वाले छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो लगाएं। ठीक है, आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो लगातार जो है इवॉल्व होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जो ह्यूमन माइंड है, ठीक है, वो भी जो है ज्ञान विज्ञान, ठीक है, उसका जो नॉलेज एंड साइंस है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन जब भी हम इस ज्ञान विज्ञान का जो है मिस यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सेटिस्फैक्शन उनको पूरा करने के लिए, तब जो है नेचर अपनी पावर हमें दिखाएगी, तो वो पावर हम झेल नहीं सकेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग ऐसी सिचुएशंस जहां पर नेचर जो है एक एज ए मतलब एग्रेसिव नेचर पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, खतरनाक पोजीशन में आ जाता है, तो तब वहां पर जो लोग उस सिचुएशन को फेस करते हैं तो उनसे हमें पूछना चाहिए। ठीक है, सो कितना भयानक मंजर होता है वो, जब फ्लड्स आ रहे हों और लोग जो है डूबते जा रहे हों, घर डूबते जा रहे हों, जहाँ आग लग गई हो, लोग फंस गए हों, ठीक है, लोगों को आग लगी हो, लोग दौड़ते बाहर आ रहे हों, तो ये कैसा मंजर हो, इसको हम समझ सकते हैं, देखकर ही समझ सकते हैं। तो हमें सीखना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। आगे यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम ये चाहें कि हम नेचर के जो कैपेसिटी है जहाँ वो कैसे वर्क करती है, उसके कंट्रोल को हम समझ लें, तो वो हम ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी से बाहर है। ठीक है, हम अभी भी रिसर्च करते हैं, बहुत अलग नेचर के एनवायरनमेंट के भी अलग अलग फील्ड है, वहाँ पर हम रिसर्च करते हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं कि नेचर कहाँ पर कैसे वर्क करती है। ठीक है, अगर अंटार्कटिका की बात करें तो वहाँ पर भी जो है बर्फ पिघल रही है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो नेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा वहाँ पर पैदा होती है, हालांकि वहाँ पर कोई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कैसे हो रही है, फिर बाहर क्यों पिघल रहे हैं, तो ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है, अभी साइंस इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा है। तो आगे सिंपली यही चीज़ बताई गई है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट करके चलें। देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था उसके अंदर जो थी क्वालिटीज भरी जाती थी। ठीक है, डिविनिटी जो क्वालिटीज थी वो भरी जाती थी कि उनको परमार्थ के मार्ग के ऊपर चलाया जाए। ठीक है, उनको बताया जाए कि हमने भगवान की सेवा करनी है, उसका नाम ध्याना है। ठीक है, तो उससे बहुत सारी और भी क्वालिटीज अंदर जनरेट होती थी। ठीक है, जिससे एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती थी, और हम संसार को एक बढ़िया पर्सन जो थे प्रोवाइड करते थे कि जो भी आने वाले समय में संसार को लीड करे। ठीक है, और जो भी खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर यह बात की जा रही है कि जो वो क्वालिटीज हैं डिविनिटी की वो गिर चुकी हैं। ठीक है, बच्चों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम नेचर जो है, ठीक है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम जो है गुलाम बन के रह गए हैं, जो कि तंग सोच होती है। ठीक है, उसके हम जो भी काम करते हैं, जो भी अगर हमें कोई चीज सिखाता है तो या तो हम गुस्सा कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम वो चीज सीखना ही नहीं चाहते। तो रीजन यही है कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है, उसका आने वाले समय में क्या फायदा हो रहा है, लेकिन हम किन चीजों में उलझे हुए हैं, जो चीजें हमें तंग सोच की ओर जो है बढ़ावा दे रही हैं, हम उन चीजों के अंदर जो है उलझे हुए हैं। ओके, तो हाथ में अगर हम मोबाइल फोन यूज करके हम उसका एक पॉजिटिवली कोई फायदा नहीं उठा पा रहे, सिर्फ और सिर्फ गेम्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है जंग लग जाएगी दिमाग को। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप सोचना भी आपको टफ हो जाएगा कि इसके अलावा हम और क्या सोचें। तो कोई भी चीज अगर आपने खेलनी हो, कुछ भी करना हो, तो उसको एक लिमिट तक रखो, अपने काम के ऊपर फोकस करो। ठीक है, क्या काम करना है, अच्छे कर्मों के ऊपर फोकस करो। तो आगे यहाँ पर यही बोला गया है कि सभी जो रिलीजन है, ठीक है, और इसके अलावा और भी जो सोशल पॉलिटिकल या एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, वो यही चीजें सिखाती हैं कि हमें जो हमारे डिजायर्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है जो लाइफस्टाइल है उसको सही रखो। तो लाइफस्टाइल को सही रखो, सही समय पर उठो, सही समय पर अपने काम करो। ठीक है, सही समय पर नींद लो पूरी। ठीक है, नींद भी जो है पूरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स है ये पॉलिसीज बनाती हैं। जो फॉरेन में जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो अपनी नींद पूरी नहीं लेते, तो सरकार उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी करती है कि आपने नींद पूरी लेनी है, अगर नहीं लोगे तो फाइन होता है। तो देखो हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, उसके लिए भी हमें सरकार पॉलिसी बना के दे रही है कि हमारी शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके लिए भी सरकार पॉलिसीज बना रही है। रीज़न यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो मतलब वहीं पर आ गया, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमारे डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं और हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो यहाँ पर आगे यही बात बोली गई है कि हमें, जो लोग पुराने समय हमें सिखाते थे कि सिंप्लिसिटी क्या क्या होती है, कैसे सिंप्लिसिटी में लाइफ को जीना है, जेंटलनेस में कैसे जीना है, ब्रदरहुड की भावना रखनी है, तो वो सब कुछ खत्म हो रहा है। तो उसको सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। सही कर्म जो अगर हम करेंगे तो सही एक्शन होगा ही होगा, और सही एक्शन अगर होगा तो सही रिजल्ट भी आएगा ही आएगा। तो लास्ट में ऑथर यही बात बोल रहे हैं कि अपने अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं उनको इग्नाइट करो, ठीक है, ट्रिगर करो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है गीता के चैप्टर 16 में, ठीक है, उसको पढ़ो, उसको समझो क्या कह रही है। तो लास्ट में जो राम और कृष्णा की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो हमें असिस्ट करती हैं कि हमें कैसे इन सभी मुसीबतों से आगे निकलना है, बढ़ना है, उबरना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये था स्पीकिंग ट्री का आज का आर्टिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है इम्प्लीमेंट जीएसटी टू बूस्ट डायरेक्ट टैक्स जीएसटी ऑडिट ट्रायल्स लीड टू बरेड ट्रेजर। तो देखो, सरकार का जो खजाना है वैसे भी खाली हो रहा है दिन ब दिन। तो रिसेंटली मैंने एडिटोरियल्स डिस्कस किए थे जहां पर बोला गया था कि जो स्टेट्स अपनी कॉम्पनसेशन मांगते हैं जीएसटीज की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे मना कर दिया है कि आने वाले समय में जो है उनका जो हिस्सा बनता है कॉम्पनसेशन का वो नहीं मिलेगा ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। ओके, हालांकि जितना भी जीएसटी से रेवेन्यू कलेक्शन होती है वो सीधा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर जो है बाद में 50% हिस्सा स्टेट्स का उनको बकाया वापस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बकाया भी यहाँ पर बात करने की, जो वापस करने की यहाँ पर मनाही कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर और दूसरा जो तरीका है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने खजाने को भर सकती है वो है टैक्स कलेक्शन। सो टैक्स कलेक्शन में यहाँ पर थोड़ा सा इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाई गई है और फेसलेस असेसमेंट की यहाँ पर बात की गई है। तो फेसलेस असेसमेंट मतलब कि यहाँ पर फिजिकल असेसमेंट जैसे पहले होती थी, जिसने टैक्स पे करना है उसको गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने वो प्रेजेंट होता था, अब ये सभी चीज़ें जो है ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है। अब जो नई प्रोविज़न है उसमें यही चीज़ होगी कि आप ऑनलाइन अपनी जो है जो टैक्स उसको पे कर सकते हैं, ठीक है, और जो असेसी है और जो ऑफिसर है जो आपको टैक्स को असेस कर रहा है वो ऑनलाइन ही असेस कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया स्टेप है, ठीक है। सो टैक्स पेयर चार्टर में एक बढ़िया चीज़ इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो अच्छी बात है। आगे यहाँ पर बात की गई है करप्शन की, ठीक है। करप्शन जो होती है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, और जो टैक्स कलेक्शन के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो भी उनकी भी मिली भुगत होती है जिन्होंने टैक्स देना होता है उनके साथ, जिसकी वजह से जो है टैक्स कलेक्शन जब गवर्नमेंट देखती है तो उसमें गिरावट आ जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी टैक्स पेयर ने टैक्स देना है, ठीक है, वो सरकारी दफ्तर में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर अगर टैक्स देकर आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो वहाँ पर बैठा है उसको भी कई बार रिश्वत खिला दी जाती है, ठीक है, कि मैं कम से कम जो है टैक्स दे पाऊँ और ज़्यादा टैक्स देने से मैं बच जाऊँ। तो इस तरह से सरकार को चूना लग जाता है। तो अभी यहाँ पर फिजिकल इंटरफेरेंस जो है, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसको ख़त्म करने की बात की गई है। अब जो भी होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर यही बात की गई है कि कॉन्टैक्टलेस जो असेसमेंट होगी वो मिनिमाइज करेगी जो इंटरफेस है, जो असेसिंग ऑफिसर है और जो असेसी है, मीन्स जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो। सो इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, कम से कम करप्शन करने का वो डेवलप होगा, एक प्लेटफॉर्म बढ़िया डेवलप होगा। और जो आने वाले समय में जो टैक्स कलेक्शन है, जो टारगेट सरकार देती है, ठीक है, वो भी जो है पूरा कर सकते हैं जो टैक्स कलेक्शन जो अफसर है वो। आगे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने नया प्लेटफॉर्म जो है उसकी अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ओके, सो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो इसमें मोदी जी ने लोगों को बोला है कि वो अपने अंदर झांके, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को, ठीक है, और अपने जो टैक्स के ड्यूज हैं उनको सरकार को अदा करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन है, ठीक है, वो बढ़ सकती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के साथ साथ, और जो है इनकम टैक्स से जो कलेक्शन आ रही है सरकार को वो भी जो है बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जीएसटी है वो किस टाइप का टैक्स है, क्या वो डायरेक्ट टैक्स है या फिर
सो नियरली 66% जो टोटल टैक्स कलेक्शन होती है हमारे देश में, उसमें से ये जो 66% जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स से आती है, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स से नहीं आती, इनडायरेक्ट टैक्स से आती है। तो ये टैक्स अमीर भी देते हैं और गरीब भी देते हैं, ओके। सो जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, वो अपना ट्रक चला रहा है, तो उसको भी जो है महीने के हिसाब से जितना उसका टैक्स बनता है वो ऑफिस में जाकर जमा करवाना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है कि सभी लोग जो हैं मेन ऑफिस नहीं जाते हैं, वो उनके जो सब्सिडी ऑफिस होते हैं, ठीक है, हर एक शहर में, ठीक है, जहाँ जिन्होंने ठेका लिया होता है तो उनको जमा करवा देते हैं, फिर उनके टैक्स जो है आगे जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है, अगर ये फेसलेस असेसमेंट आती है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन करने के लिए, तो इससे आने वाले समय में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी कलेक्शन में जो है राइज हो जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे यहाँ पर बात की गई है कि द माइनिंग ऑफ जीएसटी डाटा, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल मेक्स इट एमिनेंटली फिजिबल। तो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन फिजिबल हो जाएगी अगर हम जीएसटी के डाटा को जो है माइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात की गई है ग्रॉस वैल्यू एडेड की। सो जीवीए शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर हम इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, किसके बराबर होता है, जितना ग्रॉस प्रॉफिट होता है प्लस जितनी वेजेस दी जाती हैं प्लस सैलरीज, ओके। सो ये तीनों चीज़ों को मिला के जो है हमारा कंट्री का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है निकाला जाता है हर साल, ठीक है। हर 3 महीने के बाद इसका भी डाटा आता है, जैसे जीडीपी का 3 महीने बाद डाटा आता है तो उसका भी आता है, ठीक है। और हर एक साल के बाद एक एवरेज निकाला जाता है। सो उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि इट होल्ड्स एट फर्म लेवल। जीवीए जो है हमेशा हम फर्म लेवल के हिसाब से जो है कंपेयर करके चलते हैं। तो इस डाटा को हम यूज कर सकते हैं एस्टिमेशन लगाने के लिए कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट ने कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड की है, मतलब कितनी प्रोडक्शन बनाई है, ठीक है, उस हिसाब से कितनी सैलरीज गई हैं, कितनी वेजेस गई हैं, कितने प्रॉफिट कमाए हैं, ठीक है, कितनी वैल्यू ऐड की है किसी प्रोडक्शन यूनिट ने, इससे हमें एस्टिमेशन मिल जाता है। और कितनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की है जो उसकी टैक्सेबल एंटाइटीज थी। कहने का मतलब अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है जो कि बल्ब बना रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहा है, तो हम उसकी जो टोटल जीवीए है, ठीक है, प्रॉफिट प्लस वेजेस प्लस सैलरी, उससे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि उसने कितनी प्रोडक्शन की है और कितनी जो है जो हर एक बल्ब के ऊपर जो टैक्स लगा है उसके अकॉर्डिंग कितने टैक्सेबल एंटाइटीज, कितने टैक्सेबल बल्ब जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, मार्केट में उतार दिए हैं, ठीक है। सो जीवीए से हम ये चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट जो है टैक्स का पर्टिकुलर उस प्रोडक्शन यूनिट ने देना है सरकार को, ठीक है। तो इस चीज़ की यहाँ पर बात की गई। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो है एक तरह की पेंशन जमा होती है एम्प्लॉयज़ की। अगर वो फैक्ट्री बल्ब बना रही है तो उसका जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, ठीक है, सैलरी का जो 10% है, ठीक है, उसमें 10% है वो ऑर्गेनाइजेशन खुद डालती है और 10% जो है एम्प्लॉय खुद डालता है। तो उसका जो है सब ये दोनों पैसा जो है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है, जिसको कि आने वाले समय में जो है एम्प्लॉय कभी भी जो है निकलवा सकता है, चाहे वो जॉब कर रहा है फर्दर कंटिन्यू, चाहे नहीं कर रहा है, ओके। सो इससे भी यहाँ पर बात बोली गई है कि जो बिल जमा करवाते हैं प्रोडक्शन यूनिट, इनका बिल भी जो है लाखों में होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, इनको टैली कर सकते हैं हम कि जितना प्रोडक्शन बनाया गया, जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन जो है बनाया गया है प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से, मतलब जितनी वैल्यू के बल्ब प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, उस वैल्यू के बल्ब और जितना यहाँ पर बिल आ रहा है बिजली का, उसके अलावा जो ईपीएफओ में ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हो रहा है, ठीक है, उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और एक एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एस्टिमेशन मिल जाएगा कितनी वैल्यू जो है आगे बात की गई है कि हम टैक्स कलेक्शन को और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बात बोली गई कि बहुत सारे जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जो छोटे प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, तो छोटे प्रोडक्शन प्लांट्स में हो सकता है कोई सिर्फ और सिर्फ यार्न बना रहा है, धागा बना रहा है, ठीक है,
और धागे बना बना के ही आगे जो दूसरी फर्म है उसको सप्लाई कर रहा है, जो उस धागों को यूज करके कपड़ा बनाएगी। फिर वही फर्म आगे कपड़े को अलग अलग ब्रांड्स को बेच देगी, ठीक है। वो फिर उसी कपड़े को यूज करके जो है ब्रांडेड सूट्स बना लेंगे, जहाँ ब्रांडेड टी शर्ट्स बना लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ऐसे प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इन सभी चेन में जो सबसे छोटा वाला यूनिट है वो है जो धागे बना रहा है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बात की गई है कि ऐसे छोटे यूनिट पूरे इंडिया लेवल पर जो कि पूरे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम उससे बाहर काम करते हैं, ठीक है। उससे उनका बैंक से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ओके। क्योंकि छोटे लेवल पर उनको प्रोडक्शन करनी होती है, छोटे लेवल पर कमाई होती है, जिसकी वजह से वो बैंकिंग सिस्टम से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि उनको बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेकर आना चाहिए, ठीक है। उनको अंदर लेकर आना चाहिए। उसके अलावा जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि कैपेबल हैं टैक्स देने के, ठीक है, तो उनको कहना चाहिए कि वो टैक्स दें, जिससे कि हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। देखिए, सरकार ने अलग अलग टैक्स स्लैब्स रखी होती हैं, ठीक है, कितनी इनकम को टैक्स लगना है और कितने % लगना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जितने भी ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं, मोस्टली बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स हैं, वो इन कैटेगरीज में आती हैं कि वो टैक्स पे करें। लेकिन काफ़ी जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो टैक्स नहीं पे करते, ठीक है, और कोशिश करते हैं अपने आप को टैक्स देने से बचाने के लिए। तो उसके भी बहुत सारे वो हथकंडे अपना लेते हैं, ठीक है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक फर्म नहीं देखते, 10-10, 12-12 फर्में जो है उनको देख के चलते हैं। तो फिर वो उनका सारा हिसाब किताब जो है ना इस हिसाब से बना देते हैं कि वो टैक्स दे ही ना पाए, मतलब उनका टैक्स बने ही ना, उनकी इनकम ही ऐसे शो कर देते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ही जो है ऑथर फोकस कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनकम को पकड़ा जाए कि क्या कितनी इनकम वो बना रहे हैं, तो उस इनकम के हिसाब से वो टैक्स जो है दें। आगे यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स की बात की गई है कि मस्ट बी यूज टू ट्रैक द फिजिकल वॉल्यूम्स ऑफ रॉ मटेरियल अलॉन्ग देयर प्रोडक्शन एंड चेन एंडिंग इन टैक्स एवेडेड गुड्स। ऐसे सारे गुड्स, ठीक है, जिनके ऊपर टैक्स लगना था, ठीक है, वो एज ए रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन के लिए उन्होंने यूज़ किए, लेकिन टैक्स जो था वो नहीं पे किया, जिससे टैक्स की बहुत बड़े लेवल पर जो है हानि हुई है सरकार को। तो जो डाटा एनालिटिक्स हैं, ठीक है, उनसे हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कैसे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं। तो यहाँ पर गारमेंट्स की बात की है कि गारमेंट्स के जो कपड़ा उद्योग है वो भी जो है टैक्स खा जाते हैं, नहीं देते हैं टैक्स। कैसे नहीं देते हैं? जैसे यहाँ पर फाइबर के सप्लायर्स की बात की जा रही है, ठीक है, वो धागा बनाते हैं, धागा जो है धागा बना के वो फैब्रिक जो है इंडस्ट्री है वहाँ पर बेच देते हैं, फिर कपड़ा तैयार करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आगे की डिटेल्स है फर्दर वो आगे इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जिन जिन के भी जो कस्टमर्स हैं, चाहे कोई धागा बना रहा है, चाहे कोई धागे से फैब्रिक बना रहा है, चाहे फैब्रिक से कोई और आगे सूट वगैरह कोई टी शर्ट बना रहा है, उनकी कस्टमर्स की डिटेल्स निकालो, ठीक है। सो कस्टमर्स ने ही तो पेमेंट करनी है। अगर कोई धागा बना रहा है तो कस्टमर को बेचेगा तो वो पेमेंट करेगा, लाखों में करेगा चाहे करोड़ों में करेगा, तो पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक धागा बनाने वाला, ठीक है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है एक फैब्रिक बनाने वाला। सो जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कितने लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है, तो उस हिसाब से कितना टैक्स बनता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर को पकड़ने की बात की गई है कि कस्टमर को अगर ट्रेस करते हो तो फिर आने वाले समय में अगर आप उनको इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो टैक्स कलेक्शन में जो है वृद्धि हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर यही बात की गई है। सो बायर्स कैन पे टैक्स ऑन देयर परचेजेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी जो और आने वाले समय में यहाँ पर प्रोविजंस की बात की गई है, जैसे अभी फेसलेस असेसमेंट आया है, कॉन्टैक्टलेस असेसमेंट आया है। सो जितने भी बायर्स हैं वो डायरेक्ट जो है पे कर सकते हैं अपने परचेसेस के अकॉर्डिंग जो टैक्स जाता है सरकार को। वैसे भी हम पे करते हैं। जो छोटे लेवल पर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे पेप्सी की बोतल है, चाहे एक माचिस की डिब्बी है, ठीक है, तो उसमें जो हम प्राइस पे कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है उसके पैसे हम दे रहे हैं, चाहे वो कुछ पैसों में दे रहे हैं चाहे वो कुछ रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो वेंडर है, ठीक है, उसको जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जो ठेके लेता है अलग अलग प्लांट्स के, उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कितनी अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, कोई भी ठेका लेने। तो ये जो आर्टिकल है ये है स्टार्टअप्स के बारे में,
तो जैसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे जोमेटो है, ठीक है, उबेर है, ओला है, ओयो होटल्स है, ठीक है, ट्रिवागो है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ढेरों जो है स्टार्टअप्स खुल चुके हैं इंडिया में, ठीक है। फॉर एग्जांपल बायोजियोस हैं, ठीक है। मतलब कि जहां पर स्टार्टिंग इंडिया कर रहा है, ठीक है, लेकिन उनको जो बैकअप है ना, वो इन्वेस्टमेंट का बैकअप वो चाइना कर रहा है। मतलब कि चाइना की ह्यूज इन्वेस्टमेंट की वजह से ये आज यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल अगर मैं जोमेटो की बात करूं, तो इनकी जब ये स्टार्ट हुआ तो आपने यूट्यूब में इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि बार बार जो है एडवर्टाइजमेंट आती थी, ठीक है, पूरे इंडिया लेवल पर। तो उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, कहीं पर भी करवानी है, चाहे आपने टी शर्ट्स में जोमेटो छिपवा के उसकी एडवर्टाइजमेंट करवानी है, चाहे जो डिलीवरी बॉयज़ के जो बैग्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाने हैं, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा सैलरीज देनी है जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है। तो बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर ह्यूज लेवल पर जो है चाइना की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि ये जो स्टार्टअप्स हैं अभी ये चिंता में चले गए हैं, ठीक है, टेंशन में काम कर रहे हैं। तो कैसे टेंशन में काम कर रहे हैं? तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात की गई है कि चाइनीज ऐप स्टार्टिंग में सरकार ने बंद कर दी काफ़ी सारी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है। उसके बाद चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आती थी इन कंपनीज को उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उसके बाद जो कार्गो यहाँ पर इंडिया में पहुंच रहे थे चाइना पे, ठीक है, उनको भी जो था इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया कि इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। मतलब किसी तरीके का हमने बैरियर जो क्रिएट कर दिया चाइना के खिलाफ, ठीक है। तो उसके अलावा आगे बात की गई है कि जो चाइनीज जो एंटाइटीज हैं, ठीक है, उनके खिलाफ हमने हर एक मेयर यूज किया है कि चाइना के खिलाफ हम कैसे जो है उनको काउंटर कर सके, जो भी वो गतिविधियां कर रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने बेसिकली इसीलिए किया है कि जो चाइना है अपना एक एग्रेसिव रूप दिखा रहा है लद्दाख बॉर्डर के ऊपर, गलवान वैली के ऊपर। तो उसके एज ए रिजल्ट हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कार्गो को रोक रहे हैं, चाहे उसकी इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, चाहे हम चाइनीज ऐप्स को बैन कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट को बैन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है, यहाँ पर हम टेक्निकली जो अगर बात करें तो हम चाइना को टैकल तो कर रहे हैं, ठीक है, कि हम उसके जो ऐप्स है उसको बैन कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जहाँ पर जो मेजॉरिटी शेयर जो है इंडियंस के पास है, ठीक है, तो लेकिन चाइना का बैक है, पीछे से इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारे के सारे स्टार्टअप्स, ठीक है, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो है अभी टेंशन में है कि आगे आने वाले समय में पता नहीं है क्या होगा, ठीक है, क्या उनके जो स्टार्टअप्स है आगे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। देखो सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब पीछे से इन्वेस्टमेंट जो है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। सो अगर इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे खत्म होगी तो स्टार्टअप्स भी खत्म हो जाएंगे, ओके। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो इंडियन कंपनी है, ठीक है, उनको वो क्या करेंगी, अब रीडिफाइन करेंगी जो उनकी मेजॉरिटी ओनरशिप का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको सही करेंगे। तो यहाँ पर आगे बात की गई कि चाहे कोई भी अटेम्प्ट कर लो वो सारे व्यर्थ जाएंगे, सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चाहिए, डिफाइनिंग मैट्रिक ऑफ नेशनलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज इज कंट्रोल, मतलब जो ये एंटरप्राइजेस हैं उनको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा पूरा, मतलब मेजॉरिटी जो स्टेक है वो जो इंडियन शेयर होल्डर्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा अपना किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर और बात की गई है कि जब हम चाइना को जो रिटेलिएट कर रहे हैं, रीजन बताया गया था कि जो चाइना की एप्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से जो इंडिया का डाटा है वो शेयर कर रही हैं चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से, इसी फियर की वजह से हमने चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, ठीक है। तो आगे यहां पर बात कर रहे हैं ऑथर कि हम इस रीजन को, इसको हम जो है दोबारा से कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या जो कंट्रोल की बात की जा रही है, ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू कंट्रोल द कंपनी, ठीक है। पहले तो कंपनी को कंट्रोल करो, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड करो, ठीक है, कि आपने डाटा कहाँ पर स्टोर करना है। अगर आप डाटा की आप चिंता कर रहे हो, ठीक है, कि डाटा जो है चाइनीज ऐप्स के थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट जो है व्यू करती है, ठीक है, तो हमारी जो सिक्योरिटी उसको खतरा है, तो उस डाटे को जो स्टोर कहाँ पर करना है ये सोचो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये चीज़ में आप इस रीज़न को, इस फियर को दूर करना चाहते हैं तो इसका आंसर यही है कि जो डाटा है उसको आप इंडिया में ही स्टोर करो किसी ना किसी तरीके से। जो चाइनीज़ कंपनीज है उनको अपनी ये शर्त मनवाओ, ठीक है। उसके बाद
जो कैपेसिटी है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा स्टोरेज, ठीक है, इनको मॉनिटर करने की उसको बढ़ाओ, ठीक है, जिससे कि जो इंश्योर जो डाटा ट्रांसफ़र है वो हो पाए, ठीक है। उसके अलावा जो एबिलिटी है, ठीक है, सैक एम्प्लॉयज़ हु फ्लॉट कंपनी पॉलिसी, जो आपको लगता है कि कंपनी के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो आपकी पॉलिसीज़ को आगे जो एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, तो उनको निकालो, ठीक है, उनके लिए कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करो कि कोई ऐसा काम करता है एम्प्लॉयज़, ठीक है, उसके साथ कैसा दंड हो सकता है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट कंट्रोल इज़ व्हाट डिसाइड दीज थिंग्स। जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट पर कंट्रोल होगा उतना ही पता लगेगा कि इन सब बहुत ही बड़े लेवल पर जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या फिर जो लोकल ऑनरशिप है, ठीक है, सो वहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात की गई है कि दे विल नॉट सुफीस, ओके। मतलब कि काफ़ी नहीं है, ठीक है, मतलब कहने का कि इंडियन जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी नहीं है जितना की चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में बात की गई है कि हम इंडियन स्टार्टअप्स को कैसे निकालें बाहर, ठीक है, कैश की ज़रूरत है, ठीक है, फंड आ नहीं रहे कहीं से, ठीक है, इंडियन फंडिंग भी जो है उनको नहीं मिल रही है किसी न किसी तरीके से। तो अगर इसके अलावा बात करें तो चाइना से उनको जो थी प्लेंटीफुल सप्लाई आती थी कैपिटल की, मतलब कह सकते हैं कि बड़ी ह्यूज मात्रा में पैसों की सप्लाई, इन्वेस्टमेंट की सप्लाई आती थी चाइना से, जिससे कि वो आगे ग्रो कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया या तो खुद कंट्रोल कर ले कॉरपोरेट को, ठीक है, तो अगर आप ऐसी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, तो कम से कम जो स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं उनको खत्म तो ना करो, ठीक है, उनको आगे जो कि आने वाले समय में डाटा ट्रांसफ़र ना हो पाए, जो एम्प्लॉयज़ जो है गलत हरकतें करते पाए जाते हैं कंपनी के खिलाफ, उनको सजा दो, ठीक है। लेकिन जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको भी तो बूम करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जो है ऑथर यहाँ पर कर रहे हैं। तो लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे हम कंट्रोल करके चल सकते हैं, कैसे स्टार्टअप्स को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर वोटिंग शेयर्स की बात की गई है कि वोटिंग शेयर्स जो है इनको हम बिल्कुल सही करें, थोड़ा सही करें, ठीक है। जो इंडियन फाउंडर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, ठीक है, वो अपना कंट्रोल बनाए रखें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है वोटिंग राइट्स जो है अपने पास ही रखें, ठीक है। इसके अलावा जो शेयर्स या वोटिंग राइट्स बचते हैं वो जो दूसरा इन्वेस्टर है आपकी कंपनी में उसको जो अधिकार है वो आप अपने इन्वेस्टर को ही दे दो, ठीक है। अगर ऐसा होगा आने वाले समय में, अगर फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जब आपका इन्वेस्टर जो है या तो उसको रोका गया या इन्वेस्टर खुद ही वापस चला गया, तो आपकी कंपनी फिर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टैकल करने की बात की गई है। और एंड में बात की गई है कि अगर हम चाइना से इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर रहे हैं तो उसके अलावा जो दूसरा कोई रास्ता वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग और गूगल के जो फाउंडर है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, तो कहा जा रहा है कि हमें इनसे बात करनी चाहिए कि आने वाले समय में ये हमारे स्टार्टअप्स को फोकस करें, इन्वेस्ट करें, बैकअप दें, ताकि जो कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो उनकी जो ग्रो होने की समर्था है वो ख़त्म ना हो और आगे आने वाले समय में और अपना बिजनेस जो है उसको फैलाएं। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है।